Good morning students. We will continue concept of accounting in this video. In my previous video related to concept of accounting, we have discussed 4 concepts of accounting. Now fifth one. Fifth concept of accounting is going concern concept. हिंदी में ये बोलेंगे चालू व्यवसाय की संकल्पना। चालू व्यवसाय की संकल्पना। According to this concept, business is a source of livelihood of an individual. व्यवसाय किसी व्यक्ति का जीवन यापन का एक स्रोत है। So once it is established, it will go on forever. जब एक व्यक्ति यदि व्यवसाय शुरू कर देता है तो वो निरंतर आजीवन व्यवसाय ही करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में 2 ऑप्शन होते हैं अपने आर्थिक जीवन यापन के लिए। क्या है वो? या तो कहीं नौकरी करना और या फिर स्वयं का व्यवसाय करना। नौकरी करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है, तभी आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जहां एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए वहां आप डिजर्व करते हैं और वहां आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति एक बार कहीं नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो ही कैन कंटिन्यू हिज जॉब इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। इट मे बी ए टेक्निकल जॉब और ए नॉन टेक्निकल जॉब एंड इट विल बी ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड and we can render our service to any organization based on our professional, technical, educational qualification till attaining age of senior citizen. Senior citizen means जब तक हम 60 साल के होते हैं तब तक कहीं नौकरी कर सकते हैं। यानी कि 28-30 साल में 25 साल में अगर किसी का जॉब लग जाता है तो he can survive in that organization as an employee up to the age of 60 years। तो ये हमारा नौकरी करने का है। लेकिन नौकरी करने के लिए फिर बिल्कुल डिसिप्लिन चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, और जो लोग ये नहीं रखते ऐसी क्वालिफिकेशन क्वालिटी तो फिर वो अपना खुद का बिजनेस करेंगे। तो खुद का बिजनेस करना है तो बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क। सो वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड यू हैव टू कंटिन्यू द बिजनेस, क्योंकि नौकरी पाने की भी एक निश्चित उम्र है। कई 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, किसी में 30 ईयर, कहीं 35 ईयर तक है बस। अब 35 ईयर तक की अगर आपका जॉब नहीं लगा है तो फिर आप कहीं नौकरी करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यू विल बी कॉल्ड एज ओवर एज फेलो। तो ऐसी स्थिति में फिर लोगों को बिजनेस ही करना पड़ता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी हमारा व्यवसाय का, लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, एक संकल्पना है। वो यह बताती है कि यदि एक व्यक्ति कोई व्यवसाय प्रारंभ कर देता है तो उसे उसी व्यवसाय में या किसी अन्य व्यवसाय में ही निरंतर, जब तक उसका शरीर साथ देता है, जब तक वो कार्य करने की बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक योग्यता रखता है, तब तक वो बिजनेस ही करेगा। अब बिजनेस जब करेगा तो देयर आर लॉन्ग टर्म रिलेशन विद सो मेनी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड सप्लायर ऑफ एसेट्स, रेंडरर ऑफ सर्विसेज। तो ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस करने के लिए कई सारी फिक्स एसेट्स भी चाहिए। तो वो सारी फिक्स एसेट्स को आपको रिपेयर एंड मेंटेन भी कराना पड़ेगा। आउट ऑफ डेट, एक्सपायर हो जाने पर उनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। जो डेटर्स एंड क्रेडिटर हैं उनका बैलेंस रहेगा एट एंड ऑफ द ईयर, तो हमें उनको आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ए लॉन्ग टर्म एक्टिविटी which is established with a view to continue for a long time period. It is based on this assumption that there is neither intention nor any possibility to close the business in near future. यदि एक व्यवसायी ने कोई व्यवसाय शुरू करा है तो इसका उद्देश्य हमेशा उस व्यवसाय को जारी रखना है,
क्योंकि उसे अपना आर्थिक सामाजिक जीवन यापन करना है, उसे निरंतर धन कमाना है, लाभ कमाना है, और इसलिए जो वो व्यवसाय करता है उसकी प्रतिष्ठा को, गुडविल को बनाए रखता है। और गुडविल को बनाए रखने के लिए वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, अपना कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड एटीट्यूड है टुवर्ड्स दी कस्टमर्स एंड टुवर्ड्स ऑल रेंडरर ऑफ सर्विसेज, वो उनको मेंटेन रखता है। तो चालू व्यवसाय की संकल्पना हमें यह बताती है कि एक व्यवसाय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसीलिए हमें जो संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां खरीदते हैं, जो हमारे व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम काम में लेते हैं, उनका प्रॉपर टाइमली रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में जो लेनदार और देनदार हैं, उनका बैलेंस एट एंड ऑफ द ईयर है, उसे नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए हम जितना भी बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट एट एंड ऑफ द ईयर होता है, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस होते हैं उनको नेक्स्ट ईयर की बुक्स एंड अकाउंट्स में ले जाने के लिए हम एक ओपनिंग एंट्री करते हैं। वो टाइप्स ऑफ एंट्रीज में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज ओपनिंग एंट्री। तो हमारा इस कॉन्सेप्ट में ये समझना है कि एक व्यवसाय में अनेक संपत्तियां काम में ली जाती हैं, एक व्यवसाय में अनेक लेनदार और देनदार होते हैं, जिनका वर्ष के अंत में फाइनल सेटलमेंट हो जाए दोनों पार्टी की ओर से, वो संभव नहीं है। इसलिए जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग रहते हैं, जो लेन देन बकाया रहते हैं, उनको हम अगले साल की पुस्तकों में फॉरवर्ड करते हैं। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 6 इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है लेखा अवधि संबंधी संकल्पना। लेखा अवधि संबंधी संकल्पना। तो जैसे चालू व्यवसाय की संकल्पना ये बताती है कि बिजनेस हमारा एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। तो फिर आप उसका परिणाम कैसे ज्ञात करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? और जब तक ये पता नहीं चलेगा, आप फ्यूचर के लिए अच्छा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसी को ब्रेक करने के लिए बनाया गया है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Accounting period concept implies that we must prepare books and accounts for a particular period, and after expiry of that specific period or year, we must close the books and accounts. We must prepare financial statement at the end of the accounting year. We must calculate operational result of the business, and we must disclose the financial position of the business, so that it will enable you to prepare plan and policy for the subsequent year in better way. All the bad experience of the past year must be avoided, and all the good experience of the past year must be repeated in the future in the subsequent year. So accounting period concept लेखा अवधि विचारधारा ये बताती है कि हमें किसी भी व्यवसाय से संबंधित लेखे के लिए एक अवधि निश्चित करनी चाहिए, और इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड को हम अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं। इसीलिए हम हर वर्ष के लिए, हर साल का अपना लेखा पुस्तकों को बंद करके फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? तो अकाउंटिंग ईयर इज ए consecutive period of 12 months for which the books and accounts are prepared and closed at the end of the year to calculate operational result and to disclose financial position of the business. लेखा अवधि 12 महीने की एक ऐसी निरंतर अवधि है जिसके लिए लेखा पुस्तकें बनाई जाती हैं, और उन्हीं पुस्तकों के आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं, और व्यवसाय का परिणाम लाभ अथवा हानि हो सकता है वो, और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी ये ज्ञात की जाती है, ताकि पिछले साल के अनुभव के आधार पे हम अगले वर्ष के लिए हमारी स्ट्रेटेजी बना सकें, पॉलिसी एंड प्लान बना सकें, रीति नीति बना सकें, और फ्यूचर में हम और अधिक सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट।
but working with community, keeping in mind the interest of all the stakeholders of the business. तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड लेखा अवधि संकल्पना 12 महीने की एक ऐसी अवधि है जिसके लिए बुक्स एंड अकाउंट्स बनाए जाने चाहिए और उनको बंद करके फिर व्यवसाय का परिणाम ज्ञात किया जाना चाहिए। अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग पीरियड का मतलब फाइनेंशियल ईयर से है, वित्तीय वर्ष से है। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर इज ए consecutive period of 12 months ranging between 1st April to 31st March of next accounting year, next year। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। पूरे भारत सरकार भी, जितने भी व्यवसायी है वो भी, और पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है। सो एज टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग पीरियड अवधि लेखा अवधि संबंधी अवधारणा है जो ये बताती है कि हमें हर 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर के आधार पे बुक्स एंड अकाउंट बनाकर पिछले साल की बुक्स को बंद करना है। एवरी ईयर ऑन 31 मार्च क्लोजिंग करनी है हमारी बुक्स एंड अकाउंट्स की, और बिजनेस का परिणाम निकालना है। अगले साल में जो बैलेंस है वो फॉरवर्ड कर देने, पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस अगले साल की जब नई बुक्स बनाते हैं उसमें वो बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, ब्रॉड डाउन करना है, और फिर बाद में ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। अगर हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हम व्यवसाय का परिणाम नहीं जान पाएंगे कि भाई कितने समय में हमें कितना लाभ हुआ है। ये जब नहीं जान पाएंगे तो आप टाइमली इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे, और इनकम टैक्स, सेल टैक्स और जो भी टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट, वो अगर आपने टाइमली नहीं भरा तो आपको फाइन और पेनल्टी देना पड़ जाएगा। तो वी हैव टू अवॉइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है जो हमें लेखा अवधि से संबंधित विचारधारा को बताता है। नेक्स्ट है हमारा मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, METERIALITY, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कई लोगों को पूछो व्हाट इज मटेरियल, तो लोग कहेंगे मटेरियल मतलब सामग्री। नहीं, मटेरियल का मतलब केवल सामग्री ही नहीं होता है, और यहाँ पे भी इसका वो मीनिंग नहीं है। मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, वैल्यूएबल, एन आइटम ऑफ मोर मॉनेटरी वैल्यू, हाई मॉनेटरी वैल्यू। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्णता की संकल्पना, महत्वपूर्णता की संकल्पना। According to this concept, some of the items are of high monetary value. They are significant. They are of more importance in business. Then they must be recorded separately. Their separate account must be opened and maintained in the books, and it must be presented separately for the information to all outside parties। महत्वपूर्णता की संकल्पना यह बताती है कि व्यवहार का लेखा करते समय एक लेखापाल को यह देखना चाहिए कि वह व्यवहार उस व्यवसाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्णता अलग अलग व्यवसाय के आकार और प्रकृति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। An item which is material in one business may not be material in another business। जैसे अगर एक छोटा व्यवसायी है जो बिल्कुल 10-15 हज़ार रुपये में कोई व्यवसाय कर रहा है और उसने मान लीजिए 400 रुपये में कैलकुलेटर खरीदा है, तो उस 400 रुपये 15,000 में एक मटेरियल आइटम हो सकता है, उसको वो एसेट्स के रूप में दिखाएगा, अलग से खाता खोलेगा। लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ 50 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है और वहाँ पे अगर उसने वो 400 रुपये का एक कैलकुलेटर खरीदा है तो दैट इज नॉट मटेरियल। तो एक सेपरेट अकाउंट उसके लिए खोलने की जरूरत नहीं है, उसको हम मिसलेनियस एसेट्स के रूप में खाता खोल के दिखा सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वैल्यू के ट्रांजेक्शन को मिक्स और मर्ज करके एक अकाउंट खोल देंगे, मिसलेनियस एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं बहुत हाई मॉनेटरी वैल्यू के होते हैं तो उनको हम अलग से दिखाते हैं, लेकिन जो बहुत ही छोटे छोटे मूल्य के व्यय हैं उनको हम अलग मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से दिखा देते हैं। ऐसे ही बहुत ही छोटे मूल्य की कोई आय होती है तो उनको सन्ड्री रिसिप्ट के रूप में दिखाया जा सकता है, और जो रेगुलर और एक मेन इनकम का पार्ट है उसका हम अलग से खाता खोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ऑल दोज आइटम्स which are material, which are important, which are of high monetary value, then a separate account must be opened and maintained in the books and accounts of the business.
फॉर द नॉलेज ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो महत्वपूर्णता की संकल्पना हमें यह बताती है कि हमें व्यवहारों को 2 भाग में बांटना है, महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण। तो जो आइटम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण का मतलब है ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू वाले, जिनका मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होता है व्यवहारों का, उनका हमें अलग से लेखा करना चाहिए, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जो आउटसाइडर हमारे बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो दे आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड दे वांट टू नो हाउ revenue is coming into business and how it is being spent by the business organization. So all material items or major items must be disclosed separately. तो ये मेटीरियल कॉन्सेप्ट हमारा बताता है, हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्णता की संकल्पना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर मतलब विस्तृत व्यवसाय, विस्तृत वर्णन या व्याख्या की संकल्पना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, every transaction has some monetary value. That is why it is accounted and recorded in the books and accounts. So, concept of full disclosure implies that how you have calculated or arrived at a particular value or a particular figure of a particular transaction, the detailed method of its calculation must be given as a footnote for the knowledge and the benefit of users of accounting information. Concept of full disclosure, विस्तृत विवरण या व्याख्या का संकल्पना हमें यह बताती है कि प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार का कोई न कोई एक निश्चित मूल्य होता है, और उस मूल्य की गणना आपने किस प्रकार से करी है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री में तो फाइनल वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन उस वैल्यू को निकालने की गणना किस तरह से की गई है, इसका एक डिटेल वर्किंग नोट बनाकर हमारे नोट्स के रूप में, नोट्स ऑन अकाउंटिंग के रूप में साथ में दिया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी मूल्य की गणना का पूरा फॉर्मूला, स्ट्रेटेजी देखना चाहे, तो समझना चाहे, तो उसे वो सूचना मिल सके। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेल किया है, तो सेल करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से कितना रुपए लेते हैं, तो पहले तो ग्रॉस सेलिंग प्राइस होती है, उसमें से लेस किया हमने ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद में हमने ऐड किया था जीएसटी, फिर हमने ऐड एक्सपेंसेस किया, तब जो फाइनल वैल्यू है, वो फाइनल वैल्यू है ना हमारे उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू मानी जाती है, और वही बुक्स एंड अकाउंट्स में लिखी जाती है, और उसी का वास्तव में लेन देन होता है। तो ये हमारा फुल डिस्क्लोजर है, स्पष्ट व्याख्या या विस्तृत व्याख्या का सिद्धांत। तो जब हम आगे आपको सेल्स बुक और पर्ची बुक बताएंगे, तब उसमें आपने देखेंगे कि वो किस तरह से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, तो इसे हम बोलते हैं निरंतरता की संकल्पना। निरंतरता की संकल्पना, you know, accounting is a systematic and scientific method of recording the transaction, and there are several such areas where different accounting policies can be followed for preparing the books and accounts. So, according to this concept, once you have followed a particular policy, a particular formula for calculation of value of a particular item or a transaction, it should be followed consistently. It should be followed continuously. हिंदी में जो बोलते हैं निरंतरता की संकल्पना। व्यवसाय में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कैलकुलेशन का हमारा 3, 4
वैकल्पिक विधियां हैं। अब उन सभी विधियों में अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो उनका अमाउंट एंड इम्पैक्ट है वो अलग अलग आता है। तो निरंतरता की संकल्पना हमें ये बताती है कि अगर आपने जैसे स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास में जो है एक्चुअल कॉस्ट मेथड भी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट मेथड भी है, फिर एक्चुअल कॉस्ट मेथड में भी लीफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड, जो आप आगे कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड है। ऐसे ही फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के भी हमारे बहुत सारे मेथड हैं। उसमें बेसिकली हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड भी है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। अब इन दोनों मेथड से अगर आप फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो वो अमाउंट अलग अलग आएगा। दोनों मेथड अलाउड है, वैलिड है, अमाउंट अलग अलग आएगा। तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी अलग अलग डिस्क्लोज होगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी अलग अलग डिस्क्लोज होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी implies that once you have followed a particular method, it should be followed continuously without any change. But if you want to change the method of calculation of stock and value of assets in a particular year, then the monetary effect of the change in policy must be clearly disclosed as a notes on account. तो निरंतरता की संकल्पना हमें ये बताती है कि विभिन्न व्यवहारों के मूल्य की गणना करने के लिए जो आपने सूत्र, जो विधि आपने एक बार एडॉप्ट करी है, उसको लगातार काम में लेना है, उसको बदलना नहीं है। अगर किसी वर्ष में अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो उस मेथड को चेंज करने के कारण हमारा प्रॉफिट पे मॉनेटरी इफेक्ट क्या पड़ता है वो आपको नोट्स ऑन अकाउंटिंग में प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है, तभी आपका बुक्स एंड अकाउंट्स करेक्ट माना जाएगा, प्रॉपर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं अनुदारवादी संकल्पना। अनुदारवादी संकल्पना। अनुदार हमारे उदार का अपोजिट है, हिंदी में होता है उदार। उधार नहीं, उदार का मतलब क्रेडिट होता है और उदार का मतलब होता है लिबरल एंड लेविस। उदार, लिबरल एंड लेविस, खर्चीले स्वभाव के लोग जितना पैसा कमाते पूरा खर्च कर देते हैं। लेकिन जब आप बिजनेसमैन हैं, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कंजर्वेटिव होनी चाहिए। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट implies that if there is a possibility of loss in future, then it should be provided out of the profit of the current year. So we create and maintain reserve and provision for the known and unknown losses of the future, expenses of the future. On the other hand, if there is a possibility of profit in future, it should not be accounted, it should not be considered, and we should not spend more money proceeding on this premise that we will earn lot of money in future. यानी कि अनुदारवादी संकल्पना हमें ये बताती है कि हमें ज़्यादा उदार नहीं बनना है। अगर हमें भविष्य में कोई हानि होने की संभावना है, संभावना के आधार पर ही हमें ये मान लेना चाहिए कि हानि होगी। तो भविष्य में अगर हमें हानि होने की संभावना है, कोई व्यय करने की संभावना है, तो उसके लिए पहले से ही हमें ना लाभों में से, चालू वर्ष के लाभों में से कुछ रुपया निकाल कर प्रोविजन के नाम से और रिजर्व के नाम से रखना चाहिए। जो अज्ञात हानियां हैं उनके लिए हम रिजर्व बनाते हैं, और जो ज्ञात हानियां कि ये तो होगी, कितनी राशि होगी ये हमें पता नहीं है, बट होगी जरूर, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। तो संचय एवं प्रावधान एक अलग टॉपिक है। तो अभी आपको ये कंजर्वेटिव बनने के लिए ये उससे रिलेटेड है
कि अगर आप कंजर्वेटिव बनना चाहते हैं तो आपको रिजर्व एंड प्रोविजन बनना है। रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर the unknown losses to strengthen internal financial position, and provision is created out of profit. It is a charge against profit to meet out a known and a certain loss of future. तो संचय और प्रावधान बनाने चाहिए हमें। अगर भविष्य में कोई लाभ होने की संभावना है तो उस पर तो ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर भविष्य में कोई हानि होने की संभावना है तो उसकी वर्तमान के लाभों में से ही हमें व्यवस्था करके रखनी है। तो यही प्रूडेंस है, यही बुद्धिमत्ता है। यानी कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी मस्ट बी प्रूडेंट, वी मस्ट टेक ऑल वाइज डिसीजन, वी मस्ट ट्राई टू सेफगार्ड आवर फ्यूचर, and we can make our future safe by saving money, by creating reserve and provision out of the current year income. जो लोग रिजर्व एंड प्रोविजन नहीं बनाते हैं, फ्यूचर में अगर कोई उन्हें एक्सीडेंट लॉस हो जाए, कोई बड़ी हानि हो जाए, कोई बड़ा व्यय करना पड़े तो उन्हें लोगों से उधार लेना पड़ेगा, क्रेडिट लेना पड़ेगा और उस पर उनको ब्याज चुकाना पड़ेगा। और उधार लेना भी एक शर्मिंदगी है। अगर आप व्यक्तिगत व्ययों के लिए कोई पर्सनल लोन लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं, तो ये समझदारी नहीं है। अकाउंटिंग और कॉमर्स हमें ये बताता है कि हमें हमारी जो भी करंट ईयर इनकम होती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज 10-15%, 20% हमें बचत करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्टेमिना है, हमारा जो वर्किंग पैटर्न है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और फ्यूचर के लिए अगर हमने व्यवस्था नहीं करी है, हमारे सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं लिया है, तो वी मे बी इन ट्रबल। तो बिजनेस भी, a business is an artificial person created by law. So business is also a separate entity. It is to survive in future. It is to face competition and the challenge of change and uncertainty in the market. It will be possible to meet out the challenge of the future only when the business is internally financially sound. And for becoming financially sound, it is necessary to create reserve and provision. And this is the indication by the concept of conservatism, right? Next point है हमारा concept of revenue recognition. 11th concept है हमारा concept of revenue recognition. Revenue recognition. Concept of revenue, revenue recognition, RECOGNITION, इसे बोलते हैं आगम निर्धारण की अवधारणा। आगम निर्धारण, आगम मतलब आय, रेवेन्यू आगम निर्धारण। एक व्यवसाय की आय का मुख्य स्रोत होता है वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और इसके अलावा भी जो है ना इनडायरेक्ट इनकम होती है। या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यह बताता है कि हमें किसी भी माल के विक्रय से संबंधित व्यवहार की कौन सी अवस्था में उसे हम अपनी बिक्री मानकर आय के रूप में दर्शा सकते हैं, उसे हम अपनी आय समझ सकते हैं। तो concept of revenue recognition implies that at what stage of transaction it can be considered as finally sales for our business. It can be considered as revenue or income for our business. तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ, दो तरह का हमारा माल का बिक्री हो सकती है। एक तो होता है रेडी डिलीवरी ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ऐसा व्यवहार जिसमें आप जो कस्टमर को माल बेचते हैं वो माल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। कब? एट द टाइम ऑफ सेल्स। द गुड्स विच इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सेल टू द कस्टमर। इफ द कस्टमर हैज एग्रीड टू बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर रेट, व्हेन द एग्रीमेंट इज फाइनल it will be treated as sales and the revenue will be recognized at the same time. जो ही हमारे पास जो उपलब्ध माल है और किसी ग्राहक ने उसे खरीदना स्वीकार कर लिया है तो वो हमारी व्यवसाय की आय मान लिया जाएगा।
वो आपकी सेल्स हो गई, भले ही आपने उस माल की कस्टमर को डिलीवरी दी हो या नहीं, भले ही कस्टमर ने आपको पेमेंट किया हो या नहीं, ठीक है, ये तो है रेडी डिलीवरी गुड्स। लेकिन कभी कभी किसी माल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि विक्रय के समय नहीं होती, कुछ माल उपलब्ध होता है, वो सैंपल होता है, उसको हमने दिखा दिया और कस्टमर ने कहा हाँ हम इतना ही ऐसा ही माल खरीदते हैं लेकिन मुझे 10 क्विंटल माल चाहिए और हमारे पास तो 10 किलो ही है, तो फिर वो माल हमें फ्यूचर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो कस्टमर ने खरीदना एग्री कर लिया है लेकिन हम उसे अब बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उसको डिलीवरी करेंगे, तो ऐसे माल को बोलते हैं फ्यूचर डिलीवरी गुड्स, फॉरवर्ड डिलीवरी ट्रांजेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इफ इट इज ए transaction of future delivery in which the goods is to be produced according to the direction, instruction and the requirement of the customer, then your revenue will be recognized when the goods has been produced according to the direction, order and instruction of the customer and the buyer has been intimated to take the delivery of the goods. यदि जो माल भविष्य में बनाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होगा, जब हमने ग्राहक के आदेश निर्देश के अनुसार माल उत्पादन कर दिया है और हमने बायर को ये इंटीमेशन दे दिया कि आप अपना माल ले जाइए, तैयार है, और भले ही कस्टमर माल ले गया हो या नहीं, बस हमने जब बना के उसको बोल दिया है कि आप अपना माल ले जाइए, हमने बना दिया, तैयार कर दिया, इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, तो वो उस समय हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। यानी कि जिस समय हम कस्टमर को कह देते कि आपका माल तैयार है, आप ले जाइए, जो क्योंकि उसने पहले ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, तो जिस दिन हम कस्टमर को ये बात इंटीमेट कर देते हैं उस दिन आप उसे अपनी बिक्री मान सकते हैं, उस दिन वो उस व्यवसाय का रेवेन्यू के रूप में उसको रिकॉग्निशन मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, MATCHING, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हिंदी में बोलते हैं एक रूपता की संकल्पना। मैच करना, क्या मैच करना, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप माल बनाते हैं, तो आपको मैच करना है कि आपका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, कॉस्ट से। यानी कि आप जो भी माल खरीदते हैं और बेचते हैं या आप जो भी माल बनाते हैं और बेचते हैं, तो उसका जो इनकम है, वो सेलिंग प्राइस है, वो हमेशा उसके लागत मूल्य से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको लाभ हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन आवर सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस। सो फॉर एवरी प्रोडक्ट वी हैव टू मैच इट्स सेलिंग प्राइस विद इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ये मैच नहीं करोगे तो एक प्रोडक्ट में हानि होगी तो दूसरे प्रोडक्ट में आपको लाभ होगा और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जीरो हो सकता है। सो फॉर एवरी प्रोडक्ट we are to ensure our profitability and that is through matching the cost price and the selling price of every product. तो यह भी एक व्यवसाय का निरंतरता को बनाए रखने का और सफलता का एक मुख्य आधार है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमें फॉलो करना है। Now we will discuss our rest of the concept in my next video, video number 3 for concept of accounting. Thank you for watching this video. Share this video, subscribe this video and like this video. I am explaining in detail about the concept. It is very useful for you, not only for the current year education, not only for this class 11th and 12th, it is equally important for higher classes and for advanced education. Thank you very much.